आपका अपना पत्रकार नरेंद्र कुमार। रूबरू अभियान के तहत आज हम पहुंचे हैं उकलाना की एक ऐसी हस्ती से मिलने के लिए जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अनेक बुलंदियों को छूने का काम किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कपिल नारंग जी की। कपिल नारंग जी प्रमुख समाज सेवी राजेंद्र नारंग जी के सुपुत्र हैं, लोटस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं और इसी के साथ उकलाना नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रमुख दावेदार माने जाते हैं। आज हमारे न्यूज चैनल के साहित्य संपादक सत्यभूषण बिंदल जी उनसे रूबरू होंगे, उनसे अनेक सवाल जवाब करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं कपिल नारंग जी से। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार का सहयोग आपका हमें मिल रहा है उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज हम पहुंचे हैं श्री कपिल नारंग जी के पास। कपिल नारंग जी लोटस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन होने के साथ साथ बहुत सी संस्थाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री कपिल नारंग जी का परिचय यदि मुझे 2 ही लाइनों में देना हो तो मैं यही कहूंगा, कौन कहता आपको नारंग है, आप तो सुख दुख में सबके संग है, आप में सेवा के अद्भुत भाव हैं, आप तो इंद्रधनुष के रंग हैं, आप तो इंद्रधनुष के रंग हैं, आप तो इंद्रधनुष के रंग हैं। कपिल जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नमस्कार बिंदल जी, क्षमा कीजिए मैं आपको बीच में रोकूंगा। ये सवाल जवाब का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले आप बताइए हम आपकी क्या सेवा करें, आप चाय लेंगे या ठंडा? मैं तो यही कहूंगा, जो भी इच्छा हो सर जी वो मंगा लीजिए, चाय या ठंडा जो चाहे पिला दीजिए। चाय हो तो चाय की खुशबू आए उसमें, और ठंडा हो तो अपनी ठंडक मिला दीजिए, ठंडा हो तो अपनी ठंडक मिला दीजिए। सर जी, हम आपसे सब कुछ, चाय भी लेके जाएंगे, ठंडा भी लेके जाएंगे, लेकिन जरा सा इस दौर के बाद मैं जी आपकी इन्हीं बातों के, इन्हीं शेर व शायरी के हम कायल हैं, तो आप अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। कपिल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस लॉकडाउन के दौरान आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है एज एक लोटस स्कूल के चेयरमैन होने की स्थिति? बिंदु जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना एक महामारी के रूप में पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई तैयारी भी नहीं हो पाई। ये एक ऐसा युद्ध है, अक्सर तो युद्धों की तैयारियां बरसों से चलती रहती हैं, लेकिन ये ऐसा युद्ध पूरे संसार के सामने आया है जिसकी कोई भी तैयारी करने का किसी को कोई समय नहीं मिला। बिल्कुल। तो इसलिए एक ये अजीब सी परिस्थितियां हैं जिसमें भविष्य के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जहां तक आपने प्रश्न किया कि किस किस परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, एक स्कूल संचालक होने के नाते इस समय एक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी है जिसे हम विषम से भी अधिक अनुभव कर रहे हैं कि ये वर्स्ट कंडीशन हमारे सामने है। क्योंकि एक तरफ तो हम जहां अपने बच्चों की चिंता करते हैं, जहां हमारे बच्चों पर इस परिस्थिति का कोई प्रभाव ना पड़े, उनकी पढ़ाई में, उनके व्यक्तित्व विकास में कोई कमी ना हो, हम चाहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे पहले से ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे वैसे ही करते रहें। इस परिस्थिति से उस चीज में एक रुकावट आई है। वैसे तो हम ऑनलाइन माध्यम से इस परिस्थिति का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन वो कितनी इफेक्टिव साबित होती है ये भविष्य ही बताएगा। तो स्कूल संचालक होने के नाते एक तो बच्चों के विकास की हमें सबसे ज्यादा चिंता है, दूसरा इस परिस्थिति को और विषम करता है सरकार का रवैया। जैसा कि सरकार ने पहले बहुत ही गाइडेंस जारी की लोगों के लिए, समाज के लिए, हर वर्ग के लिए कि हमारा साथ दीजिए, हम सब ने मिलजुल कर इस परिस्थिति का सामना करना है, कोरोना महामारी का सामना करना है। लेकिन सरकार की जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो स्कूल की जो परिस्थिति है उसको और विषम कर रही हैं। वो एक नकारात्मक भूमिका पैदा कर रही है हमारे अंदर, क्योंकि स्टेटमेंट अलग अलग तरह कैसे आना। एक तरह से आपका कहना है कि सरकार की स्टेटमेंट्स जो अलग अलग ढंग से आ रही है वो कहीं ना कहीं स्कूल की प्रगति में बाधक है।
बिल्कुल बाधक है। सरकार हमारे लिए तो स्कूल संचालकों के लिए, स्कूलों के लिए तो बहुत सारे नॉर्म्स लेके आई है कि आपने फीस नहीं बढ़ानी, या आप फीस नहीं ले सकते, या आप इस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर सकते। लेकिन आप देखते हैं कि सरकार हर तरह के कर लगा रही है, हर तरह के ऑब्लिगेशंस, हर तरह की, जैसे आप देख रहे हैं कि क्रूड इतना सस्ता होने के बावजूद तेल का रेट बढ़ रहा है। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी स्कूलों ने हार नहीं मानी, स्कूल संचालकों ने, स्कूल के स्टाफ ने, स्कूल के टीचर्स ने हार नहीं मानी है। वो कैसी भी परिस्थिति हो, वो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आज हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल घर पे बैठ के सारा दिन लेट नाइट तक काम करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो माध्यम है, एक नया माध्यम है, उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा वक्त देना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है जो हमें दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कपिल जी हमारे बीच में कही। आपने बातों बातों में बच्चों के व्यक्तित्व विकास की बातें भी कही। मैं जरा सी आपको पीछे लेकर चलूं तो मैं यदि रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की, तो वो कहते थे कृत्रिम वस्तु नहीं है शिक्षा, जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया है शिक्षा। शिक्षा बच्चों में व्यक्तित्व का विकास है। शिक्षा सूर्य नहीं, शिक्षा सारा आकाश है। शिक्षा शिक्षक बच्चों को कुछ इस तरह पढ़ाए, बच्चों को पढ़ने में जिससे आनंद आए, बच्चों को पढ़ने में जिससे आनंद आए। तो हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे, आपने बच्चों के व्यक्तित्व की बात करी, तो एक शिक्षक को बच्चों को इस तरह पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चों को पढ़ने में आनंद भी आए। क्या आपका स्कूल इस विषय में कुछ कर रहा है? बिल्कुल बिंदल जी, वो समय और था जब माँ बाप बच्चे को कहते थे स्कूल जाना है और आपको ये काम करना है, या अध्यापक कहते थे कि आज आपको ये पाठ याद करना है, तो बच्चा करता था। आज समय ऐसा आ गया है, हर कोई अवेयर हो चुका है, जागरूक हो चुका है। आजकल बच्चे सिर्फ आदेश का पालन नहीं करते, वो सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा। जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल जैसे अब लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह, आप उसकी एडवर्टीजमेंट भी देखते होंगे। तो ये एक नया प्रारूप, एक नया रूप शिक्षा का हमारे बीच स्थापित हो रहा है। इस कड़ी में हमारे स्कूल ने भी काफी कुछ प्रयास किए हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए एक शिक्षा सिर्फ एक बोझ ना हो, बच्चा ऐसे ना कहे कि हाँ मुझे पढ़ना है और वो मेरे लिए बोझ है, वो उसके अपने ऊपर एक स्ट्रेस पैदा ना हो उससे। हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे किस्से सुनने को आते हैं कि बच्चा कहीं अचीव नहीं कर पाया तो वो सुसाइड जैसे प्रयास भी करता है। तो लगता है कुछ केस ऐसे हुए भी हैं। हाँ जी, तो हमें ऐसी शिक्षा की ओर बढ़ना होगा, हमें पूरे समाज को, पूरी शिक्षा पद्धति को ऐसे सिस्टम की ओर बढ़ना होगा जहां पर शिक्षा एक बोझ ना होकर एक आनंद का विषय हो। इसके लिए हमने अभी अपने स्कूल में सभी क्लासेस को स्मार्ट क्लास भी किया है। जो इस सेशन जो शुरू नहीं हो पाया उसकी वजह से बच्चे उसका लाभ नहीं ले पाए अभी तक। हमने अपने हर क्लासरूम में स्मार्ट क्लास स्टार्ट की है, जिसमें ऑडियो विजुअल एनिमेशन से बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक विजुअलाइजेशन से हम उनको शिक्षा देंगे ताकि वो बच्चे उसको एंजॉय कर सके और वो एक बोझ ना बने बच्चों का। बहुत बड़ी बात आपने हमारे बीच में कही कि आप बच्चों को इस दिशा में भी काम कर रहे हैं जिससे बच्चे शिक्षा को एक बोझ ना समझे और उसको एक आनंद का विषय समझे। तो कपिल जी, अब मैं जरा सा लॉकडाउन से पीछे चलूं तो आपने एक जन जागरण अभियान भी चलाया है और आप हमारी उकलाना मंडी के नगर पालिका के चेयरमैन पद के भी उम्मीदवार हैं। तो आपका जो जन जागरण अभियान था वो कितना सफल रहा और इस लॉकडाउन के बाद भी क्या आप उसको शुरू रखेंगे? मित्तल जी, मैं अपने जन जागरण अभियान के बारे में आपको बताना चाहूंगा। लॉकडाउन से कुछ समय पहले हमने शुरू किया था, तो उसमें हमने जो सरकार की लाभकारी योजनाएं होती हैं उसका लोगों तक बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या सुविधाएं, क्या लाभकारी योजनाएं सरकार ने जनता के लिए बना रखी हैं और उनके ऊपर काम चल रहा है। तो जन जागरण अभियान का ये मोटिव था कि उन सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। हमने उसके लिए हर माध्यम से हम लोगों के घर घर तक पहुंचे कि हम ये योजनाएं, ये लाभकारी योजनाएं सरकार द्वारा निकाल दी गई हैं, आप इसका फायदा उठाएं। उसका फायदा उठाने के लिए आपको उसमें एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, जो भी उसकी प्रक्रिया रहती है वो करना पड़ता है। हमने लॉकडाउन से पहले लगभग 700 परिवारों के
मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के हमने कार्ड बनाए, जिसका लॉकडाउन के दौरान ये बेनिफिट मिला है। सरकार ने उन अकाउंट्स में, उसकी प्रक्रिया रहती है जिसमें सरकार उसका अकाउंट नंबर भी लेती है उस परिवार का, तो उन अकाउंट्स में पैसा भी आया है जिनके हमने कार्ड बनवाए थे। तो वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो आपने जन जागरण अभियान चलाया था उसका फायदा लोगों को लॉकडाउन के दौरान भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बहुत सारे परिवारों को इसका कैश बेनिफिट हुआ है, उनके अकाउंट्स में पैसा आया है और वो पैसा उनको जरूरत के समय, आज जब लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कोई काम भी नहीं है, तो उस जरूरत के समय वो काम आ रहा है। और आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हैं कि वो रेगुलर पैसा आएगा, या समय समय पर जैसे कोई विपदा आ गई है या कोई किसी तरह का कोई बेनिफिट गवर्नमेंट देना चाहती है, तो उन माध्यमों से वो पैसा डायरेक्ट लोगों के अकाउंट्स में पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कपिल जी, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आपने अपने स्कूल के बारे में भी बताया, कि आपने ये भी बताया कि आप बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं या देना चाहते हैं। बिंदर जी, मैं इसमें आपको एक और बात ऐड करना चाहूँगा। हमारे अभियान शुरू करने का एक कारण ये भी था, जैसे आयुष्मान भारत योजना के बारे में आपने सुना होगा, तो हमने देखा कि हमारे एरिया में बहुत सारे लोग जो जरूरतमंद हैं, इस कार्ड की उन्हें जरूरत थी, उसमें मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, कोई भी बीमारी का इलाज फ्री में करवाती है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो बहुत सारे जो जरूरतमंद लोग थे उनके आयुष्मान भारत योजना के कार्ड नहीं बने हुए थे, तो वो लोग दर दर धक्के खा रहे थे कि अब हम क्या करें कि हमारे कार्ड बन जाए, क्योंकि जब वो उसका समय था बनने का तब लोग जागरूक नहीं थे, लोगों के घर घर तक ये योजना पहुंच नहीं पाई और वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए। और आज जब लाखों रुपए एक मेडिकल फैसिलिटी के रूप में गवर्नमेंट दे रही है, तो उनके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं है और ना ही अब वो बनने की कोई प्रक्रिया चल रही है सरकार के द्वारा। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि जो सरकार इतना फायदे दे रही है, तो उसको लोग क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे, ये एक जन जागरण अभियान शुरू करने का मुख्य मकसद था हमारा। चलिए कपिल जी, नरेंद्र जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज हमें जानने को मिली, और हमें आज ये भी जानने को मिला कि जन जागरण अभियान जो कपिल जी चला रहे हैं वो हमारी मंडी के लिए कितना जरूरी है। चलिए कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।